बच्चा जब दवाई नहीं खा रहा होता तो उसे मीठी टॉफ़ी के बहाने दवाई खिला दी जाती है। मैं हूं अली नासिर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रुपया पैसा। और आजकल जो कानून साजी हो रही है ना, वो बिल्कुल इसी तरह हो रही है, बड़ी उस्तादी से। पहले अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कहते हैं आ जाओ इस तरफ, यूं भलाई हो जाएगी, अच्छाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता होगा, बचपन में एक खेल खेला करते थे। दूर एक, आप शायद वाकिफ ना हो, सब्जी की टोकरी होती है गाँव में, उसको लगाते थे, उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी फिक्स करते थे और दूर धागा लेके बैठ जाते थे। कोई भी परिंदा आता था, धागा खींचते थे, उसमें फंस जाता था, वो दाना खाने के लालच में वहां पर आता था। इसी तरह बिल्कुल लोग अपने मुफाद को इस तरह से बयान करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ लोग बुरा कहते हैं कि यार अली भाई आप हमेशा अपने मुल्क को, मैंने कहा मैं अपने मुल्क को ही पहले सामने रखूंगा क्योंकि मैंने रहना ही यही है। पाकिस्तान के अंदर मुफाद परस्ती जो है वो सूरज पर पहुंच चुकी है कि यकीन करें उसके सामने दुनिया की तवील मंजिल इमारतें भी जो हैं वो कुछ नहीं। और इसी सिर्फ और सिर्फ हंगर फॉर ईगो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन और मुफाद परस्ती की वजह से आज हर शख्स मुल्क में वखरा हो गया है। और इस मुल्क के ये हालात हो गए कि वसाइल के बावजूद, इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद, ज़हीन लोग होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद, इदारे होने के बावजूद मुल्क का क्या हाल है। आप खुद इस पर फैसला करें, क़यादत कितनी बदल लो, जब तक आपके अंदर मुल्क के लिए मोहब्बत और इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी, बहुत ही मेरा फेवरेट मौजू, रियल एस्टेट। क्योंकि मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में जितना पैसा है, यकीन करें इंडस्ट्री में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। और इस मुल्क के अंदर सिर्फ टोटल रियल एस्टेट बेचते और ख़रीदते हैं हम। यकीन करें अगर आप देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो टके का हम काम नहीं करते कंस्ट्रक्टिव, हम सिर्फ प्रॉपर्टियां बेचते और खरीदते। यानी नेज ये कब्रिस्तान भी बेच देते हैं, कब्रें भी बिकती हैं इस मुल्क के अंदर। आपको पता होगा फर्स्ट क्लास अगर आपने कब्र लेनी हो तो उसके लिए भी पेमेंट पहले करनी पड़ती है। गोरकन आपको VIP सर्विस देता है। तो हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि ज़मीन का चप्पा चप्पा जो है बेचने के चक्कर में। और अगर आप वाज सुनने के लिए जाएं तो कहते हैं तुम मरने के बाद 6 फीट नीचे चले जाओगे, आखिरत की बातें सुने आप लोगों से। मैं इस मामले में अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, फिसलन में पाँव रखूंगा, फंस जाऊंगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब वासिफ जैदी साहब, नायब सदर डेफ क्लिफ, जो कि डिफेंस और क्लिफ्टन की रियल एस्टेट की जो है वो एक तंजीम है। और आपको पता है पाकिस्तान का अक्सरियती पैसा डिफेंस और क्लिफ्टन कराची के अंदर लगा हुआ है। फैसल हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के। दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ शो में। वासिफ जैदी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। अब मसला ये है कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई आप फंस गए, जैसे आबाद वाले फंसे थे ना बेचारे, वहां जाके चाय पापे खा के, तो उन्होंने जनाब वो कानून साजी की और ये खुश हो गए हमारे पास फिक्स टैक्स रिजीम लग गई। अब FBR वालों ने जो रातें खराब की हुई हैं, नींदें उड़ाई हुई हैं, अब मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जी जनाब, तो आपने कानून के मुतालिक कोई राय कायम की? जनाब वासिफ। अस्सलाम वालेकुम से पहले तो तमाम हाज़रीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक अभी नासिर भाई ने बात की है कानून साजी के हवाले से, हमारी डिक्लेयर की एसोसिएशन गुज़श्ता कोई 8-10 साल से जो है बाकायदा इस कानून साजी के लिए मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बातचीत करती रही है। अगर आज से 8-10 साल पर एक इदारे ने हमें बाकायदा रजिस्टर करने की कोशिश की थी, हमने बाकायदा उस पर प्रोटेस्ट किया था कि हम किसी एक इदारे से नहीं, किसी सिंध के डिपार्टमेंट से या वफाक हमें बाकायदा रजिस्टर्ड करें। और उसके लिए बाकायदा हम हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इदारे के खिलाफ जीत गए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए थे। पता नहीं मेरे पैरों को आग लगना शुरू हो गई, सूरज के नज़दीक ना जाए। अभी कानून के बारे में बात करना, अभी तो बहरहाल मैं इस गवर्नमेंट को वेलकम करूंगा इस कानून के हवाले से कि हम जो भी कानून साजी होगी हम गवर्नमेंट को वेलकम कहते हैं। और इंशाल्लाह डिफेंस डिक्लेयर के जितने भी मेंबरान हैं वो इसको खुशाइंद कहते हैं। और इंशाल्लाह हम जैसे ही कानून के साजी के लिए कोई भी मशावरत हमसे की जाएगी, उसके लिए हम FBR के नुमाइंदे या जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे और तब्दीली सरकार के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कानून साजी के हवाले से रियल इस्टेट के लोगों के लिए कुछ सोचा है। उसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। जनाब फैसल हनीफ साहब, आपने मुसविदा जुज़वी तौर पर तो मीडिया के ज़रिए देखा ही होगा, मुझे पता नहीं कि आपने हकीकी मुसविदा जो है वो अभी स्टडी किया है, लेकिन आपकी क्या राय बनती है? मुझे ऐसे लगता है कि बेसिकली दे वांट टू ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर एंड टैक्स द रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशली रियल एस्टेट एजेंट्स
और मेरे ख्याल से ये जैसे इन्होंने कहा कि खुश आइंद है, तो बिल्कुल नया कानून और नई हुकूमत जो है नई बहू की तरह होती है, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके बाद जी जनाब फैसल हनीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट का ये इकदाम इंतहाई खुश आइंद और एहसन इकदाम है। इससे आप पूरे पाकिस्तान में जितना भी हमारा लोकल बायर है और ख़ुसूसन फ़ॉरेन बायर है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। बात यह है कि हर इदारे में हर जगह कुछ ब्लैक शिप्स होती हैं, यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन इस इकदाम से जब हमारे स्टेट एजेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होंगे, तो आप खुद देखेंगे कि रियल इस्टेट में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और ख़ुसूसन फ़र्स्ट, मैं गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर का मशकूर हूँ कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने रियल इस्टेट एजेंट जो रेवेन्यू जनरेट वो करता है, इदारों में मेंबरशिप्स वो कराता है, फॉरेन रेमिटेंस स्टेट एजेंट मंगवाता है, उसको रेगुलराइज करके एक लाइसेंस देंगे, जिसकी वजह से उसका बुनियादी हक, उसका कमीशन सेव होगा। जी जी। एक स्टेट एजेंट पूरी तवानाई खर्च करके एक क्लाइंट को डील दिलाता है, प्रोफेशनल तरीके से दिलाता है, आखिर में कुछ क्लाइंट उसका कमीशन कट करने की बात करते हैं, तो उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरती है। जब गवर्नमेंट के इस कानून में उसका कमीशन सेफ होगा, वो भी अपने स्किल्स को बढ़ाएगा, इस काम के लिए पूरी अपनी तवानाई खर्च करेगा, क्योंकि इसका बुनियादी देखें एट द एंड इसका रिजल्ट क्या है कि आपके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। आप पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस देखें, 6 से 8 साल में जितना रियल एस्टेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया है, हालांकि वैल्यूएशन भी कम थी, इतना मेरा ख्याल है और किसी सेक्टर ने नहीं दिया। तो मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का ये एकदम बहुत अच्छा है और इसको मुशावरत के साथ नाफिज अमल किया जाए। धागा खींचता था, चिड़िया फंस जाती। मैं कहता था फंस गई चिड़िया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस मौजू पर बात करते हैं। मेरे ख्याल अभी वजाहत है, अच्छी बात है, इनकी मस्बत लग रहा है इनको, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नया कानून नई हुकूमत हमेशा नई बहू की तरह लगती है, शुरू में अच्छी बाद में कैसी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कानून साजी हो रही है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके बजाय कि एफबीआर को रिफॉर्म किया जाए, रेवेन्यूज़ के टारगेट को मीट करने के लिए जल्द से जल्द रेवेन्यू सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डिफेंस का 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत शायद इसके 5 गुना है। अमेरिकन भी आकर कान को हाथ लगाते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर टैंकरों से पानी मुहैया किया जाता है, जहां पर बिजली की लाइनें कंसील्ड नहीं है, और मैं डिफेंस का बड़ा एहतराम करता हूं बिकॉज डिफेंस वेरी गुड एरिया, लेकिन इसके बावजूद कीमतों का ट्रेंड आपके सामने मौजूद है और यह कीमतें अनरियलिस्टिक हैं, स्पेक्यूलेटिव हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू होंगे बजरिया टेलीफोन लाइन। जनाब ख्वाजा नवीद साहब, साबिक जस्टिस भी रहे हैं ये हाई कोर्ट के और बड़े मारूफ कानून दाएं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मसला है रियल एस्टेट कुछ ऐसा है ख्वाजा साहब के बात निकलेगी तो फिर बड़ी दूर तलक जाएगी, तो अब मसला ये है कि ख्वाजा साहब बात ये करते हैं, हुकूमत वाले हमेशा से दाना ऐसा डालते हैं, मासूम बेचारा फंस जाता है और फिर उसके बाद इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना और डॉक्यूमेंटेशन है, रियल एस्टेट को फ़रोग देना नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कानून के मुतालिक बताइएगा क्योंकि एथिकली और मॉरली बात सही कर रहे हैं वो, लेकिन कमर्शियली शायद इनके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, देखिए, जो मैं समझा हूँ कानून साजी जो हो रही है वो ये है कि ये जो स्टेट ब्रोकर जो लाइसेंस इनको देना चाह रहे हैं, ये रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी प्लस इनके पास लाइसेंस होगा। अभी तो ये है कि जिसके पास भी 4 पैसे हैं जी जी, वो एक दुकान लेता है और बैठ जाता है बोर्ड 4 लगा के, जी जी जी, उस दौरान एक प्लॉट को 3-3 बंदों को बेच जाते हैं, फ्रॉड होता है और बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लाइसेंस होगा तो उसको पता होगा कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं यूं पकड़ा जाऊंगा, उस लाइसेंस की कोई सिक्योरिटी होगी, वो जब्त हो सकती है, प्लस वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा और उसका पूरा बायोडाटा होगा। अभी तो कोई बंदा प्लॉट बेच के भाग जाता है, एक नाजमाबाद में एजेंसी खोली, अगले दिन जाके औरंगी में खोल लेता है, तीसरे दिन साइट पे बैठ जाता है और वो कहते हैं जी मेरा रियल एस्टेट का काम है। नहीं, लोग तो सर बड़े मारूफ अशखास बन गए हैं शहर के इस तरह के काम कर करके, आप तो वाकिफ होंगे।
जगह और जगह बड़े- एक ही दीवार पे और 4 बड़े- लोगों का नाम लिखा होता है, दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय फलां, दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय फलां, नॉट फॉर सेल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये इससे ये कानून साजी होगी। बाकी जहां तक प्राइसेस का आप बता रहे हैं ना, तो प्राइसेस या तो गवर्नमेंट वो कंट्रोल कर नहीं सकती, क्योंकि प्राइस सेटल होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जी 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 और अभी भी आपको पता है कि ये जो 500 गज का या 1000 गज का प्लॉट है, जी जी 500 गज का प्लॉट डिफेंस में फेज 6 में 7 से 8 करोड़ रुपए का बिकता है। चल रहा है, बिल्कुल जी जी रजिस्ट्री रेट 2 करोड़ की होती है, ऊपर का 6 करोड़ रुपया अंडर द टेबल होता है। जी जी तो बिल्कुल। ये जो प्रैक्टिस है इसको कवर करने के लिए शायद देखिए कानून होगी। ये देखकर मेरे ख्याल से अमेरिका के कोई रियल एस्टेट के प्रोफेसर शायद खुदकुशी कर लें कि एक ऐसा मुल्क जहां पे ना पानी है, बिजली मुहैया सही से नहीं है, गैस का प्रेशर आता नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो या मुल्क का कोई और हिस्सा हो, वहां पे 8 करोड़ या 7 करोड़ का 500 गज का प्लॉट मिले, तो मेरे ख्याल से वो दिमागी मरीज बन जाएंगे। बल्कि शायद अमेरिकन प्रोफेसरों को लाकर हैदराबाद के पागल खाने में जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अनरियलिस्टिक प्राइसें हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर मेरे साथ जो है वो फैसल हनीफ साहब भी मौजूद हैं। फैसल साहब, बात ये स्पेकुलेशन को भी तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई काम करना चाहिए, टोटल फोकस रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर तो नहीं रखना चाहिए। ये तो अनरियलिस्टिक प्राइसेस हैं, इवन ए क्रेजी पर्सन कैन टेल यू दैट दीज थिंग्स शुड नॉट कॉस्ट एज मच एज दिस। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ख्वाजा नवीद साहब से इत्तफाक नहीं करूंगा कि रियल एस्टेट एजेंट एक प्लॉट को 3 बार बेचता है। बिल्डर और हाउसिंग स्कीम के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि वो प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के चले गए। लेकिन एस्टेट एजेंट्स का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा क्लाइंट को डील दिला के ट्रांसफ़र कराता है, और जैसे मैंने पहले कहा रेवेन्यू जनरेट करने में उसका बुनियादी किरदार है, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज तक गवर्नमेंट ने एस्टेट एजेंट के लिए कोई इकदाम नहीं किया। ये जो अब कानून साजी हो रही है, इसमें पहली बार हमें एक इंदिया मिल रहा है कि इसमें हमारा कमीशन सेफ होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट एजेंट को मतलब इस तरह के कामों में मुलविस पाए जाते हैं। बड़े बड़े माशाल्लाह काबिल लोग हैं, और आप जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 6 साल का आप रिकॉर्ड देखें, जो रेवेन्यू जनरेशन में हमने किरदार अदा किया है। और जहाँ तक आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो प्राइसेस तो देखें ना, गवर्नमेंट अगर ज़मीन मुहैया नहीं करती, हाउसिंग स्कीम्स के लिए पैकेजेस नहीं लाती, जी जी, एक लिमिटेड जगह हो जाती है। जैसे आपने कहा ना कि प्राइस इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकन भी, प्रोफेसर भी कहेंगे मैं खुदकशी जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे राज है ना जो कोई टीवी पर कहता नहीं है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर 5 बड़ी पार्टियां हैं जो कि गेम खेल रही हैं, उनके पास पूरा डिफेंस का नक्शा होता है। अब वासिफ साहब के चेहरे के तासुरात थोड़े बदल रहे हैं, वो अपने पास नक्शा रखते हैं। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स कहलाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी सेटअप्स हैं, वो नक्शा लेकर जाते हैं, उनकी दफ्तर के बाहर कतार में खड़े होते हैं, वो खाली टिक मार्क लगाते हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये कब्रिस्तान के साथ है, ये नहीं लेना, ये मस्जिद के साथ है, ये नहीं लेना, बाकी सारी 50 प्लॉट ले लो, ये बयाने का चेक है, जाओ दे दो। जनाब वासिफ साहब, ये तो अब आपको मानना ही पड़ेगा कि वो 5 पार्टियां हैं, चाहे तो नाम इशारतन भी आपको बता सकता हूँ। नहीं नासिर साहब, ऐसा नहीं है। असल में डिफेंस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है बड़ी सिक्योर है। अगर ओवरऑल पूरी सिटी देखा जाए तो लोग डिफेंस के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने फोर्सेस के ऊपर, और इदारे को देखते हुए डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, सही ना, जो भी इदारे हैं। अब रही जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अपने सब पैसे को सिक्योर करने के लिए सिर्फ DHE को ही जो है ना प्रेफर करता है। उसकी वजह ये है कि कराची की जो और सिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, सोसाइटीज कुछ सोसाइटीज़ को NOC मिल जाती है, बाद में वो NOC कैंसिल हो जाती हैं जी। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा माजी में रही है। डिफेंस में बहुत बेहतर होने की वजह से प्राइसेस का अप्रिशिएट होने की एक वजह ये भी है जी जी कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुशर्रफ साहब के दौर से लेके 2001 से लेके अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट 9/11 हुआ, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये मार्केट में होता है। मैं ख्वाजा नबी बिल्कुल इसके फैसल भाई की सेकंड को करूँगा कि डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। इस वक्त भी आप अगर डिफेंस के अंदर चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ेगी। जी जी सर ज़्यादातर जो नेब के केस चल रहे हैं ना, वो अब मेरे ख्याल उसमें जो लोगों की प्रॉपर्टियां निकल रही हैं, वो भी लोगों के बहुत सारे प्लॉट निकल आते हैं एक ही बंदे के। ख्वाजा नवीद साहब, बात यह कि सर ये तो आप एक्सेप्ट करें, डिमांड एंड सप्लाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती करप्शन होती है उसके अंदर ज़्यादातर आपको पता होगा कि वज़ीर मुशीर चाहे सिंध हुकूमत के हों, बल्कि अब तो बलूचिस्तान की पूरी गवर्नमेंट जो है वो भी आप ऐसे समझ लें कि उनके वज़ीर मुशीर भी डिफेंस के अंदर रहते हैं। तो ख्वाजा नवीद साहब, ये क्या हैरानकुन बात नहीं है कि इतना ज़्यादा एक आदमी के पास 10, 20, 40 प्लॉट होना,
तो मेरे ख्याल से तो ये भी एक सवालिया निशान है, इस पर भी तो थोड़ा सा गौर करें। जी ख्वाजा नवीद साहब, आई थिंक ख्वाजा साहब कैन नॉट हियर मी। फैसल हनीफ साहब, अब बात यह कि ये चीज़ को ढकी छुपी नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि लोग जो है वो चीज़ों को ढका छुपा रखते हैं। मैं तो लगी लिपटी नहीं रखता, बिल्कुल खुल के बात करता हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ करप्शन का बाजार पूरे पाकिस्तान में गर्म रहा है, शायद अभी भी हो, मुझे पता नहीं। लोग कह रहे हैं नया पाकिस्तान आ गया, करप्शन नहीं होती, लेकिन ये करप्शन का पैसा तो ज़्यादातर इन्हीं प्लॉटों के अंदर जाता है। और एमटी जो ज़्यादातर फेजेस जो होते हैं, अंडर डेवलपमेंट होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर करप्शन का पैसा लगता है और करप्शन की वजह से स्पेकुलेशन होती है। आप इस पे इख्तलाफ करते हैं? देखें, आपने खुली डुली बात की तो मैं आपको भी खुला डुला जवाब दूंगा। दें बिल्कुल। कि आपने कहा करप्शन का सारा पैसा यहाँ पे पार सारा नहीं, पैसा लगता है, सारा पैसा नहीं, कुछ पैसा लगता है, कुछ पैसा पार होता है, लेकिन वो कुछ पैसा भी इतना है कि अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ा अमाउंट है। उसकी बुनियादी वजह है कि देखें, पूरी दुनिया में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, वो जितने की प्रॉपर्टी बिकती है उतने की ट्रांसफ़र होती है, उतने की टाइटल डीड, उतने की सेल डीड बनती है। जी। हमारे मुल्क में एक प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज़ हैं, एक मार्केट वैल्यू, एक डीसी वैल्यू और एक वफाकी वैल्यू। जी। अब डीसी वैल्यू और वफाकी वैल्यू मार्केट रेट से अभी भी आप देखें तो तकरीबन 60% कम है जी। तो गवर्नमेंट खुद एक करप्शन और धोखाधड़ी के पैसे को पार करने के लिए एक गुंजाइश पैदा करती है। जी। हमने कितनी बार कितने फोरम से कहा है कि आप इसको पूरी दुनिया की तरह मार्केट वैल्यू करें। हाँ, टैक्सेस कम करें, टैक्सेस कम करें। आप नॉन फाइलर को इजाजत देंगे वो प्रॉपर्टी ले, और फाइलर का रेट कम करें। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी अहम बात करना चाहूंगा जाने से पहले, और गुजारिश ये करूंगा जो हमारे इदारे हैं बाइज्जत, और बिलखुसूस डिफेंस का इदारा, इनको मैं ये कहना चाहूंगा, भाई डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा वजीर मुशीर आ गए हैं, इनके घरों के बाहर टेंट लगे हुए हैं, दे आर अ सिक्योरिटी रिस्क, ये गलियों को ब्लॉक कर रहे हैं, इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अपने घरों के बाहर इन्होंने इतने सारे गार्ड बिठाए हुए हैं, गांव गोट से बुलाकर, खुदा ना खास्ता पहले की तरह कोई वारदातें शुरू ना हो जाएं। आपसे मेरी गुजारिश है इस मामले को संजीदगी से देखें। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, फिर वही बात बोलूँगा कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी पैसा इन्वेस्टेड है रियल एस्टेट के अंदर। ये टेक्सटाइल से भी बहुत ज़्यादा है, शायद मुल्क की स्टेटेड जीडीपी से भी ज़्यादा हो, शायद हमारी पूरी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा हो। क्यों? ये अनप्रोडक्टिव पैसा है, ये यूजलेस है, और ये सिर्फ एक विजनलेस, कलेक्टिव विजनलेस नेशन ही ये अलाउ कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं, एक विजनलेस नेशन ही ये अलाउ कर सकती है कि उसका सारा का सारा पैसा जो है, या अक्सरियती पैसा, अनप्रोडक्टिव सोर्सेज की तरफ चला जाए। जनाब ख्वाजा नवीद साहब, बेशक ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका, बरतानिया में भी रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। अमेरिका की सबसे बाअसर तंजीम रियल एस्टेट एजेंट्स की तंजीम है, ताहम ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। आपके ख्याल से क्या खाली प्लॉटों के अंदर पाकिस्तान का सारा पैसा लग जाना, यह कोई मंतक आपके सामने पेश करता है, या अक्सरियती पैसा लग जाना? सर, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जो कीमत बढ़ती है ना, 2 से 3% सालाना बढ़ती है। लंदन में क्या हुआ कि सेंट्रल लंदन में फ्लैटों की कीमत 5 लाख पाउंड से 10 लाख पाउंड हुई, डबल पिछले 7-8 साल में। तो उनको कंसर्न हो गया और उन्होंने मनी ट्रेल और वो पैसे चेक करने शुरू कर दिए, क्योंकि लीबिया से और रशिया से और पाकिस्तान से और मिस्र से जो कुछ लोग रिश्वत का या काला धन लेके भागे थे लंदन में, तो उन्होंने सब ने जाके रियल एस्टेट सेंट्रल लंदन में खरीदी। सेंट्रल लंदन का मुराद ये है कि यही पार्क लेन का इलाका है जहां मियां साहब के फ्लैट है, उन लोगों के फ्लैट है, यहाँ बड़े लोगों ने। एक दिन मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, मैं एजवेर रोड के ऊपर निकला, मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, पता नहीं बिल्डिंगें तो गोरों वाली बनी हुई हैं, बंदे पाकिस्तानी घूम रहे हैं वहां। हाँ, अरे पाकिस्तानी वहाँ एजवेर रोड पे कबाब खा रहे होते हैं, और बाकायदा होटल बन गए हैं पाकिस्तानियों के। जी। अच्छा, अब क्या है कि तो वो इन लोगों की खरीदारी का जब प्रेशर आया तो वो बढ़ा, तो उन्होंने बाकायदा उसको स्टॉप लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि ये लोग पैसे कहाँ से ला रहे हैं, जिससे वो प्राइस रुके।
जी। बाकी अदरवाइज वहां 2 से 3% सालाना बढ़ता है। शिकागो में मैं टैक्सी में बैठा, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था, हैदराबाद पे का रहने वाला था, और वो 17-18 साल पहले अमेरिका में गया, टैक्सियां उसकी अब 3-4 चलती हैं। कहने लगा सर मैं 4-5 साल पहले गया तो मुझे किसी रिश्तेदार ने 50 लाख रुपए में फेज 8 में कोई 1000 गज का प्लॉट जो है खरीदवा दिया। कहने लगा सर अब वो 5-6 साल में उसकी कीमत 11 से 12 करोड़ हो गई है। जी। तो इतना तो मैंने यहाँ 25 साल टैक्सी चला के नहीं कमाया जितना एक प्लॉट लेने से मेरे पैसे बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान में मेरा प्लॉट जो है वो पता नहीं 15-16 करोड़ रुपए का हो गया है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ी अहम बात आपने की है फैसल हनीफ साहब। वैसे मैं फाइनेंस का आदमी हूं और इल्म तदरीस से मेरा ताल्लुक है। मैंने अपनी कैलकुलेशनें की हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद सौदा बराबर बराबर का भी होता है, कभी कभार लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन मेन एम ये है कि इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट की तरफ जा रही है, इस कानून साजी के बाद ये ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी आ जाएगा। करप्ट लोग पैसा नहीं लगाएंगे, प्लाटों की कीमत नीचे जाएगी। जैसे आपको याद होगा 2005 में प्लाटों की कीमतें और घरों की कीमतें स्टैग्नेट कर गई, 2008 में जाकर ये मार्केट कोलैप्स हो गई। 2011 के अंदर मैंने देखा रियल एस्टेट एजेंट मक्खियां मार रहे थे अपने दफ्तरों में बैठ के। तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा? रियल एस्टेट एजेंट को किसी ना किसी तरीके से फेवर भी तो करना चाहिए इस कानून के जरिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। एक तो इस कानून साजी के तहत जब उसका कमीशन सेफ होगा, ट्रांसफ़र के वक्त जिस तरह वो दूसरे टैक्सेस जमा कराता है उसके कमीशन का चेक भी साथ ही जमा कराए ताकि उसका भी इंटरेस्ट रहे। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि प्राइसेस इतनी गिरेंगी, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि आप देखें कराची में जैसे DHA है जी, वहाँ ज़मीन बहुत कम है। जी जी। अब जो उसकी वजह से वो प्राइस कैसे कम हो सकती है जब आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। जी। अवेलेबिलिटी है तो वो शहर के दूसरे कोने सुपर हाईवे पे है, लेकिन वहाँ आने जाने का एक्सेस ही आपका 1 घंटे का तो रास्ता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट DHA के तर्ज पे दूसरे एरियाज़ को डेवलप करे या बिल्डर्स को फैसिलिटेट करे कि वो DHA के तर्ज पे दूसरे एरियाज़ बनाएं, तो इस वजह से कीमतें तो कम हो सकती हैं और लोग वहाँ करेंगे। जिस तरह लाहौर है, लाहौर में पूरे लाहौर में हाउसिंग स्कीम्स हैं। जी जी, लाहौर में तो बस नहीं चल रहा कि किसी तरह इंडिया में घुस के अलॉटमेंट कर दें। वो है, लेकिन जिस तरह कराची में प्राइस बढ़ती है और खुसूसन DHA में, इस तरह पूरे पाकिस्तान में कहीं प्राइस नहीं बढ़ती। उसकी वजह वही अवेलेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जिस तरह चाइना में आज कोई इंडस्ट्री लगाए उसे गवर्नमेंट ज़मीन भी फ्री देती है, बिजली भी फ्री देती है। आप बिल्डर्स को फैसिलिटेट करें कि वो दूसरे एरियाज़ में ऐसी स्कीम्स बनाएं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम DHA के बराबर तो हो। आप देखें खुद ब खुद डाइवर्ट होगा, कंज्यूमर फाइनेंसर उस तरफ जाएगा तो कीमतें कम होंगी और एक मीडियोकर भी चीज़ खरीदने के काबिल होगा। देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। यहाँ पर मैं एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ और मैं चाहूँगा यहाँ पर वासिफ जैदी साहब से पूछूँ। वासिफ जैदी साहब महातिर मोहम्मद से इमरान खान साहब मिलकर आए, अभी उनको बुलाया मार्च के अंदर। मैं आपको बताऊँ मलेशिया के अंदर एक वक्त पर जब हमारे यहाँ डिफेंस के अंदर बंगला जो था 500 गज का 2.5 करोड़ का होता था, वहाँ पर फर्स्ट क्लास नंबर 1 स्विमिंग पूल जैकुजी के साथ कोलालमपुर के सेंटर के अंदर जबरदस्त किस्म के पेंट हाउसेज वगैरह 1 करोड़ रुपए के मिला करते थे। वहां पे पानी भी आता है, सुबह शाम बारिश होती है। बल्कि मैं तो कहता हूं मलेशियन अगर हर बारिश पे पकोड़े खाना शुरू करें तो उनकी शक्ल पकोड़े जैसी हो जाए, इतनी वहां पर बारिश होती है। इसके अलावा जो है बिजली वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है। गैस की लोड शेडिंग मैंने कभी नहीं देखी। सड़कें इतनी साफ है कि यकीन करें उस पर गिरा जो खाना है वो उठा के बंदा खा ले, और वो जगह जो है वो इतनी सस्ती एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ये कौन सा डिमांड एंड सप्लाई है जिसके अंदर टूटी सड़कें, खड्डों वाली सड़कें, पानी मुयस्सर ना होने, टैंकरों को, बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं घर के बाहर कच्छा पहन के खड़े हुए होते हैं डिफेंस के अंदर कि जी टैंकर पकड़ के लाओ। आपको ये मसाइल को भी तो देखें ना। आप सिर्फ डिफेंस की बात नहीं मैं कर रहा, डिफेंस तो बेचारा मजबूर है, ये पानी जो है सिटी गवर्नमेंट का है। जी जी वासिफ साहब, आप कंपेयर कर रहे हैं मलेशिया को पाकिस्तान से। जी जी, कीमतों को कंपेयर कर रहा हूं सर। को कंपेयर आप कर रहे हैं ना। देखिए, जहां तक आपने बात की कि कराची में कितनी ऐसी सोसाइटी जो सिक्योर है, मैंने आपको पहले भी से कहा था जी, डिफेंस हो वो सबसे सिक्योर एरिया इस वक्त समझा जाता है। बिल्कुल है, सही है ना। पानी के मसाइल अपनी जगह, रोटी टूटी भी अपनी जगह। हमारी 12 मीटिंग्स होती हैं DHA एडमिनिस्ट्रेटर से, जी हम उसको इसको बाकायदा बताते रहते हैं। और कुछ अरसे से हमने देखा है कुछ बेहतरी भी आई है। नहीं अच्छे आप ये देखें फेज 8 में इस वक्त चले जाएं, DHA ने बहुत ज्यादा बेहतर रोड्स बनाई हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया है। बिल्कुल, इसी तरह 7 एक्सटेंशन में किया हुआ है। अभी कुछ 7 एक्सटेंशन के हवाले से लीज के इशू चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे
कि वो हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। जी जी। तो प्राइसेस का मसला सिर्फ वो डिमांड सप्लाई है कि और सोसाइटी में वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का परचेज करते हैं शहर के किसी और तो इलाके में, चलने दो ना, वो आप उससे क्यों कर- कानून साजी करके फंसा रहे हो भाई? ये मैं आपको सही कह रहा हूं, ये आबाद की तरह फंसेंगे आप लोग। शुरू में आप कहेंगे माशाल्लाह अल्लाह ताला दौलत देता है, लेकिन इसके ये माने नहीं होते कि माजरत के साथ लोग नासिर बुरा भाई, मान मसला जाते हैं। ये है कि आप हमेशा बात करते हैं जहां तक रियल एस्टेट के मसाइल का, स्टूडेंट के मसाइल का मसला है, लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। जहां रियल एस्टेट के कमीशन देने की बात आती है वो 1% है, 0.5% है या 2% है, उसके लिए स्टेट एजेंट कम से कम 1000 टाइम जो है घर के बाहर खड़ा होता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। 90% केसेस जो हमारी यूनियन में इस वक्त वो होते हैं, इंटर होते हैं, वो कमीशन से रिलेटेड होते हैं। मेजोरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमने देखा है कि हम क्लाइंट्स की बाकायदा मीटिंग्स करवा देते हैं। मीटिंग्स करवाने के बाद ये होता है ब्रोकर को बाईपास कर दिया गया है, 2 पार्टी जो हैं वो आमने सामने डायरेक्ट हो जाती हैं। इस कानून साजी से कम हमें बेनिफिट ये होगा कि कम से कम जो हमारा कमीशन है वो सिक्योर होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, आप लोग ट्रांजिशन कर लें, अपने बिजनेस मॉडल को रिविजिट करें। मेरा ऐसा ख्याल है, बुरा ना मानिएगा। नहीं, नहीं। आप देखें बड़े बड़े प्रॉपर्टी के पोर्टल्स खुलते जा रहे हैं। आपको पता है 2 क्लाइंट आमने सामने बैठना ज़रूरी होते हैं। उन्होंने एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड दिया तो आपका रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो फिर बात ये रिश्ते वाली बात होती है, प्रॉपर्टी की बात भी। तो लड़के और लड़की वालों को अगर आप मिला दें तो उसके बाद फिर रोल जैसे ख़त्म हो जाता है खाला या फुफो का। बिल्कुल माजरत के साथ, बुरा ना मानिएगा, मैं थोड़ी अवामी ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह बेचारे रियल एस्टेट एजेंट का भी कमीशन इसी वजह से निकल जाता है। फिर रियल एस्टेट एजेंट फ़ोन करते रहते हैं लेकिन क्लाइंट फ़ोन नहीं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। आप दोनों मेहमानों को मैं दोबारा से मदऊ करूंगा। आपकी बड़ी गिरफ्त है रियल एस्टेट के ऊपर और बहुत सारी बातें आपके दिल में रह गई। इंशाल्लाह हम उन्हें आने वाले प्रोग्रामों के अंदर एड्रेस करेंगे। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।